नॉट फाइंड करना है यूजिंग लूप और मैश एनालिसिस। लूप और मैश एनालिसिस में डिफरेंस क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक दफा फिर सुन। जब हम मैश पे केवीएल अप्लाई करते हैं तो हम उसे मैश एनालिसिस कहते हैं। मींस इस सर्किट में कितने मैश हैं? 1 2 3 मैश हैं। हम तीनों मैश करंट ले लेते हैं तो इसको हम कहेंगे मैश एनालिसिस। और मैश एनालिसिस को लूप एनालिसिस भी कह सकते हैं क्योंकि मैश हर मैश एक लूप होता है। लेकिन लूप हम कैसे ले सकते हैं? हमें ये पता है कि इस सर्किट में हमें 3 इक्वेशन लिखनी है तो एक करंट हम ले लेते हैं इस मैश में, एक इस मैश में और एक आउटर लूप। तो जब लूप इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसको हम लूप एनालिसिस करते हैं। इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन खैर आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है b माइनस n प्लस 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ नोड्स प्लस 1 उतनी एटलीस्ट नंबर ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए। तो एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एलिमेंट्स हैं। और नोड्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 8 1 2 3 4 5 6 7 10 माइनस 8 प्लस 1 3 1, ठीक है। क्या था? ब्रांचेस माइनस नोड प्लस 1 इतनी नंबर ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए। 10 माइनस 8 प्लस 1 तो एटलीस्ट 3 नंबर ऑफ इक्वेशन होनी चाहिए। नंबर ऑफ मैश कितने? 3। तो इस सर्किट के लिए हमने 3 इक्वेशन लिखनी है मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे उसमें करते थे ना, कितनी ऐसी नोड्स हैं जिसके वोल्टेज आपको नहीं पता, ठीक है, और फिर आप उनकी इक्वेशन लिख देते हैं। सेम इसी तरह आपने देखना है कितनी ऐसे मैश हैं। पहले तो मैश सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे नोड्स पहले आप सिलेक्ट कर लेते थे, रेफरेंस नोड सिलेक्ट करते थे, फिर नोड्स की वोल्टेज आपको नहीं पता, आपकी इक्वेशन लिखनी है। तो आपने सबसे पहले चूज कर लेना है कि आपने किन मैश या लूप्स की इक्वेशन लिखनी है। तो क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे, फिलहाल मैश की भी लिखेंगे और लूप की भी लिखेंगे। तो मैं कहता हूँ ये है I1, इस मैश में I2 फ्लो कर रहा है, इस मैश में I3 फ्लो, ठीक है। अब हमने देखना है, जैसे उसमें देखते थे कि किसी नोड की वोल्टेज हमें पता तो नहीं है, ठीक है। ऐसा भी तो होता था ना, कुछ नोड्स ऐसी थी जिसके वोल्टेज नोन होते थे। तो ऐसे लूप्स हो सकते हैं जिनका करंट नोन हो, ठीक है, क्योंकि फिलहाल सारे वोल्टेज सोर्सेज हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे अगर सारे करंट सोर्सेज होते थे तो हमें नोड की वोल्टेज नहीं पता होती, इस सूरत में पता होती थी अगर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? अगर किसी इंडिपेंडेंट ब्रांच में करंट सोर्स लगा हुआ हो तो हमें उसका करंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो करंट हमें नोन होगा। फॉर एग्जांपल ये 10 एम्पीयर का करंट सोर्स होता तो I1 फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, हम लिख देते I1 = 10 एम्पीयर, ठीक है। लेकिन वो ब्रांच इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मींस वो करंट किसी के साथ शेयर ना हो रहा हो। जैसे 4K में से 2 करंट पास कर रहे हैं, इधर करंट सोर्स नहीं होना चाहिए। 3K में से 2 करंट पास कर रहे हैं, इधर करंट सोर्स नहीं होना चाहिए। या इस 8 अगर ये 8 एम्पीयर का करंट सोर्स हो जाए तो हम ये नहीं लिख सकते I1 = 8 एम्पीयर या I3 = 8। ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है जिसमें से हमें पता है सिर्फ I1 पास कर रहा है। तो अगर ये करंट सोर्स हो तो हम लिख सकते हैं कि I1 = 10 एम्पीयर, लेकिन वो भी हम केस करेंगे। तो फिलहाल हमें कोई भी करंट नहीं पता, तो हमें तीनों की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कितनी इक्वेशन लिखनी है? 3। I1 की इक्वेशन क्या होगी? -10 प्लस ये 2 के I1 होगा, 3 के I1 होगा, तो हम 5 के I1 लिख सकता हूँ ना, प्लस 4
4k I1 minus I2 plus 3k I1 minus I3 plus 8 is equal to 0। ये इक्वेशन बन गई इस मैच की, जिसमें से I1 पास कर रहा है फ्लो कर। इसी तरह I2 की इक्वेशन क्या बनेगी? 4k I2 minus I1 plus 4k I2 minus 12 plus 6k I2 minus 6k में से भी दो करंट पास कर रहे हैं I2 और I3 equal to 0। I3 की इक्वेशन क्या बनेगी? -8 plus 3k I3 minus I1 plus 6k I3 minus I2। जिस करंट की इक्वेशन लिख लिया उसको हमेशा पहले लिखना है आपने, प्लस 6k I3 equal to 0। ठीक है, अब क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं और सबके वोल्टेजेस हमें पता है, तो 3 इक्वेशन हैं और 3 ही अननोन। ठीक है, तो ये सॉल्व हो सकती है। तो इन दी एंड V नॉट किसके इक्वल होगा? 6k I3। V नॉट ये है वोल्टेज अक्रॉस 6k, तो इसके इक्वल होगा 6k into I3। I1 I2 I3 इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास आ जाए, ऐसे है ना। तो ये तो इक्वेशन थी मेश एनालिसिस। ठीक है, अब इसी सर्किट पे अगर मैं इन 3 मैश के अलावा कोई और लूप चूज कर लेता हूं, ठीक है, इक्वेशन 3 लिखनी है, तो दो करंट्स को मैं चेंज कर देता हूं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि करंट किसी भी क्लोज पाथ में लिया जा सकता है। ठीक है, मैं कहता हूं I1 अब दिस इज I1। ठीक है, और I2 यही रहने देते हैं। ये I3। ठीक है, ख्याल आपने किस चीज का रखना है कि जो आप 3 करंट्स ले रहे हैं, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं सर्किट में रहना चाहिए जिसमें से कोई करंट पास ना करना। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को जब मैं लिखूंगा तो I1 I2 I3 में क्या चेंज आएगा? I1 -10 यहां तक ठीक है, 2k I1 प्लस 3k I1 यहां तक ठीक है, 4k I1 माइनस I2 तक तो ठीक है, लेकिन एक और करंट इसके से अब सब्ट्रैक्ट होगा, वो कौन सा होगा? -I3, क्योंकि अब I3 इस लूप में से फ्लो कर रहा है, तो इसमें क्या चेंज आएगा? -I3 I2 -I3, समझ आ रही है? yes। आगे आ जाएंगी 3k I1 माइनस I3, इसमें सॉरी 3k में से पास नहीं कर रहा, नहीं वाला आ गया। ठीक है, 3k में से अब I1 पास नहीं कर रहा, तो इस ब्रांच को खत्म कर देंगे। ये लिखते हैं 6k
6k I1 माइनस I2 I1 माइनस I2 आएगा सर, क्योंकि I3 आउटर इस लूप में से फ्लो कर, ठीक है। 6k में से I3 फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। I3 जो हमने लिया है ये देखिए, सिर्फ ये आउटर ब्रांच में से इस लूप में से फ्लो कर रहा है, ये है क्लोज पाथ। 6k में से पास नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा I1 माइनस I2। फिर इधर आए 6k I1 प्लस I3 माइनस I2 I3 I2 का यहाँ पर काम है, ठीक है। 6k इंटू I1 प्लस I3 प्लस क्यों, क्योंकि I3 भी डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है और I1 भी डाउनवर्ड, ठीक है। फिर आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो लूप I1 का कंप्लीट हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह आ जाए I2 की इक्वेशन में अब क्या चेंज आएगा, 4k I2 माइनस I1 रहेगा, 4k I2 उसमें से अब सिर्फ I2 पास नहीं कर रहा इस 4k में से, बल्कि I3 भी पास कर रहा है, और इसमें से भी सॉरी इसमें से भी 4k में से भी प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1 करेंगे, ठीक है। I2 प्लस I3 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। इस 4k में से I2 पास कर रहा है सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में I3 पास कर रहा है, और I1 अपोजिट डायरेक्शन से पास कर रहा है, तो 4k I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस 4k I2 प्लस I3 I2 प्लस I3 माइनस 12 जी, माइनस 12 वैसे ही आएगा, और फिर 6k I2 माइनस I1 I2 माइनस I1। अब इस 6k में से I2 और I1 पास कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, I3 आउटर लूप में से पास, तो इनमें आ रही है इसकी समय के लिए इसकी इसी की समय के लिए I2 माइनस I1 देखिए 6k में से कौन सी करंट पास कर रहे हैं, I1 एक I1 का ये लूप लिया है, मींस I1 6k में से पास कर रहा है, और I2 ऑलरेडी 6k में से पास कर रहा है, I3 किस में से पास कर रहा है, आउटर 6k में से गुजर रहा है, हमने खुद लिया है करंट, ठीक है। तो जो हमने I3 लिया है जिस लूप में, उसमें 6k नहीं आ रहा, तो 6k में से सिर्फ दो करंट पास कर रहे हैं, I1 एंड I2। इक्वेशन हम किसकी लिख रहे हैं, I2 की, तो 6k I2 और अपोजिट डायरेक्शन में I1 पास कर रहे हैं, ठीक है। I1 इस डायरेक्शन में, I2 इस डायरेक्शन, 6k I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। इतने मुश्किल लूप हम लेते नहीं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हम कोई भी लूप ले सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया I2। अब आ जाए I3 पर, I3 अब आउटर लूप में से पास करें तो -8 ऐसे ही रहेगा, 3k I3 माइनस I1 नहीं रहेगा, क्योंकि अब 3k में से सिर्फ I3 ही पास कर रहा है, इस 3k में से अब सिर्फ I3 पास कर रहा है, I1 यहाँ से इस तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इसमें 3k I3 रहेगा, ठीक है। ऊपर आ गया 4k प्लस 4k, अब इसमें से I3 प्लस I2 माइनस I1, ठीक है। I3 और I2 सेम डायरेक्शन में पास कर रहे हैं, I1 अपोजिट डायरेक्शन में, तो I3 प्लस I2 माइनस I1, सही हो गया। इसमें से सिर्फ I2 और I3 पास कर रहे हैं, तो 4k I3 प्लस I2, दोनों की डायरेक्शन सेम है, 4k I3 प्लस I2 -12 6k
I3 प्लस I1, ठीक है। 6K में से I3 भी पास कर रहा है और I1 भी पास कर रहा है, इक्वल टू 0। तो अब इस केस में V0 किसके इक्वल हो जाएगा? 6K I3 प्लस I1, ठीक है। तो करंट आपने खुद डिफाइन करना है, लेकिन वो एक क्लोज पाथ होना चाहिए, इस चीज का ख्याल रखें, ठीक है। अब तीनों करंट्स मैंने डिफाइन किए हैं। अब क्लोज पाथ कोई भी मान सकता है, जैसे ये क्लोज पाथ बन गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि इस वाले को इंक्लूड करके और भी पॉसिबिलिटी बनती है, ऊपर वाला बन सकता था, ये सर फुल, ठीक है। ऊपर वाले को भी पाथ दिया जा सकता था, आप अपनी मर्जी से लेते हैं। देखें, जब आप रेफरेंस नोड सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो रेफरेंस नोड आप अगर अब तक तो मेरे ख्याल से समझ आ जानी चाहिए आपको, आपने ऐसे सेलेक्ट करनी है कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेज कनेक्ट हैं जहां से, अगर आप उसको रेफरेंस नोड सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सी नोड्स ऐसी होती हैं जिसकी वोल्टेज आपको नोन हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही है ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको रेफरेंस नोड लूं, अगर इसमें नोडल एनालिसिस अप्लाई करूं, इस नोड की वोल्टेज भी मुझे पता चल गई, इस नोड की वोल्टेज भी पता चल गई। तो मैंने रेफरेंस नोड ऐसे डिफाइन करनी है कि कम से कम नोड रह जाएं जिनके वोल्टेज अननोन हो, ठीक है। ऐसे ही करना बेहतर है ना, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ इक्वेशंस कम बनेंगे। रेफरेंस नोड ऐसे डिफाइन करें कि नंबर ऐसी नोड्स बहुत कम रह जाएं जिसकी वोल्टेज अननोन। तो इसी तरह करंट डिफाइन करते हुए भी आप ये देख सकते हैं कि आप इस तरह से करंट डिफाइन करें कि नंबर ऑफ करंट्स जो अननोन करंट्स हैं वो कम रह जाए। मींस अभी तो करंट सोर्स नहीं है, लेकिन सर्किट में 2-3 करंट सोर्स हैं और वो 2-3 करंट सोर्स इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लूप डिफाइन कर सकते हैं कि उस लूप का करंट आपको नोन हो जाए। फॉर एग्जांपल ये करंट सोर्स होता, अगर ये 10 एम्पीयर का करंट सोर्स होता तो इस लूप में कौन सा करंट फ्लो कर रहा था? 10 एम्पीयर, ठीक है। I1 इज 10 एम्पीयर, तो मैं जहां पर भी I1 का जिक्र करता हूं वहां पर मैं 10 लिखूंगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लूप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लूप्स जो हैं उनके करंट्स नोन हो, बहुत कम ऐसे करंट्स रह जाएं जिसकी इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक है, जो अननोन, सही है। तो उस केस में रेफरेंस नोड चूज करने से ये रिडक्शन हो सकती है। इस केस में आप अगर वाइजली करंट फ्लो करवाएं लूप एनालिसिस में तो आपकी इक्वेशन आसान हो सकती है। बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन है इसमें? फोर इंडिपेंडेंट circuit having independent voltage source, ठीक है। ये हमने मैश एनालिसिस किया है ऐसे सर्किट के लिए जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन लिखने में कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। क्लियर है? ये भी तो अपने लूप एनालाइज किया है, वो मैच पहले वाला। हाँ, पहले वाला मैच था, ये सर दोनों में कोई भी मैच होता है, कोई भी कर, ठीक है। एक ब्रांच में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो इसी में चेंज कर लें क्योंकि इसकी इक्वेशन हमने लिखी नहीं है, आपको ज्यादा क्लियर हो जाए।
फिर ऐसी सिचुएशन, ठीक है। अब सर्किट में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आ गए, ठीक है। अब सर्किट में इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी आ गए और आपने गेन V नॉट फाइंड, ठीक है। फिलहाल एक इंडिपेंडेंट सोर्स आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन बनता है, इससे सुपर मैश बनता है। तो फिर आप लोग जब सुपर मैश पढ़ेंगे तो उसी में इसको डिस्कस करेंगे। मैश एनालिसिस करते हुए ना, जैसे दो नोड्स के दरमियान में वोल्टेज सोर्स आ जाता था, वो सुपर नोड बन जाती थी। अगर दो मैश के दरमियान में करंट सोर्स आ जाए तो वो सुपर मैश बन जाता है। तो वो जब करेंगे उसको डिस्कस फिर देखेंगे। फिलहाल इसके लिहाज से देखें सिचुएशन में क्या चीज है। तो अब I1 की इक्वेशन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम कहेंगे I1 इज इक्वल टू 10 एम्पीयर, ठीक है। इस केस में अब हम लिखते हैं I1 इज इक्वल टू 10 एम्पीयर। क्यों? हमने जो लूप लिया उसमें इंडिपेंडेंट ब्रांच में करंट सोर्स लगा, ठीक है। बेसिकली तो हम करंट फाइंड कर रहे होते हैं, जिस तरह वोल्टेज के नोड के वोल्टेज नोन होते थे तो हम उसकी इक्वेशन नहीं लिखते थे, ठीक है। हम कहते थे कि इस नोड के तो वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता है, तो इस लूप का करंट हमें पता है, क्योंकि इस लूप में इंडिपेंडेंट ब्रांच में करंट सोर्स आ रहा है, ठीक है। तो हमने सिंपली लिख दिया I1 इज इक्वल टू 10 एम्पीयर, ठीक है। अब बाकी इक्वेशन में कोई चेंज आएगा? जहां पर भी I1 आया है वहां पे 10 एम्पीयर है, ठीक है। जहां पर भी I1 आया वहां पर 10 एम्पीयर लिखते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इक्वेशन कम हो गई। वैसे तो ये इक्वेशन ही है, कम नहीं हुई, लेकिन फाइंड नहीं करनी, ठीक है। ये अननोन नहीं है, ये नोन वैल्यू है। I1 इज इक्वल टू 10 एम्पीयर, ठीक है। बाकी इक्वेशन सारी वैसी रहेगी, बस अब I1 आपको पता है, जहां पर भी I1 आएगा आप वहां पर 10 एम्पीयर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये है अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच में करंट सोर्स आता है। ये तो था लूप एनालिसिस का केस। मैश वाले में भी सेम ऐसे ही होगा। ये I2 था, ये I3 था और ये I1 था। तो अब इस केस में I1 10 एम्पीयर है। अब I2 और I3 की इक्वेशन लिखो, ठीक है। वही इक्वेशन जो आपने इससे पहले लिखी हुई थी, उनमें जब भी I1 आएगा वो 10 एम्पीयर, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अगर ये ऐसे हो I1 माइनस 10 एम्पीयर, ठीक है। आपने जो करंट डिफाइन किया वो सोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो आप लिखेंगे I1 इज इक्वल टू माइनस 10 एम्पीयर, सही है। क्वेश्चन जल्दी से इस सर्किट के लिए मैश एनालिसिस की इक्वेशंस लिखें। तो आप लोगों ने करंट को डिफाइन कर लिए मैश के, लेट्स से इसको आपने कहा I1, I2 एंड I3। तो मैश एनालिसिस किसकी एप्लीकेशन है? KVL। KVL में जो हम
ईच एंटिटी लिखते हैं वो क्या होती है वोल्टेज, ठीक है। तो जो भी है या तो वो खुद वोल्टेज हो या वो I इंटू आर होना चाहिए, तभी वोल्टेज बनेगी ना। आप ये नहीं लिख सकते 2 मिली एम्पेयर प्लस समथिंग, ये तो करंट है। केवीएल में सारे वोल्टेजेस होनी चाहिए ना, ऐसे ही है ना। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 2 मिली एम्पेयर प्लस समथिंग प्लस, ठीक है, बाकी सारी वोल्टेजेस हैं, ये करंट है। तो इसका तरीका ये है कि बजाय इसके कि आप इसकी इक्वेशन लिखें 4 मिली एम्पेयर से स्टार्ट करके और इसकी 2 मिली एम्पेयर से स्टार्ट करके, आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। I1 is equal to minus 2 मिली एम्पेयर, I2 is equal to 4 मिली एम्पेयर, बस, और कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं। इक्वेशन तो हम तब लिखते हैं ना कि जब हमने वो क्वांटिटी फाइंड करनी हो, तो हम सारे वोल्टेजेस लिखते हैं, फिर हम हर लूप की एलिमेंट की वोल्टेज लिख के फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस केस में तो आपको पता चल गया, तो आपको पूरी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज कि वोल्टेजेस होना चाहिए हर क्वांटिटी को, या तो वो वोल्टेज सोर्स हो या फिर वो I इंटू आर की फॉर्म, ठीक है। तो आप करंट नहीं लिख सकते मैश एनालिसिस की इक्वेशन में अकेला करंट, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब I1 और I2 तो नॉन थे, I3 की इक्वेशन अब हमने लिखनी है, ठीक है। I3 की इक्वेशन, अच्छा ये जो मैं लिखता हूँ I3, इसका मतलब नहीं है आपने यहाँ से इक्वेशन स्टार्ट करनी है, इसके आगे लिखनी है। ये बता रहा हूँ कि I3 की इक्वेशन लिखने लगा, ठीक है, थर्ड लूप की इक्वेशन लिखने लगा, सही है। तो क्या बनेगी 4k I3 माइनस I1 प्लस 2k I3 माइनस I2 प्लस 6k I3 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब कुछ नहीं, ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक लिखी है, लेकिन V नॉट की इक्वेशन ठीक नहीं लिखी, ठीक है। V नॉट की इक्वेशन आपने कैसे लिखनी है, KVL से। देखें इस लूप पे KVL लगाएं, ये KVL इस आउटर लूप पे लगाएं, क्या होगा 3 प्लस 6k I3 डाउनवर्ड है, हम इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस I3, ठीक। देखिए वैसे तो हमें पता है ओपन लूप में करंट नहीं होता, लेकिन ये जो कंफ्यूजन आई है ना, ये कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देती है, तो हम इसमें भी एक करंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से I4, ठीक है। इस लूप में मैंने कहा एक करंट I4 फ्लो है, I4 की इक्वेशन लिखते हैं। I4 की इक्वेशन क्या होगी 3 प्लस 6k I4 माइनस I3 प्लस V नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी। बट दिस इज एन ओपन सर्किट, सो I4 इज 0, ठीक है। I4 को 0 पुट करें, V नॉट की इक्वेशन आ जाएगा। I4 के बगैर भी इक्वेशन लिखी जा सकती है, लेकिन अभी जो कंफ्यूजन आई थी ना कि करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे, मुझे तो पता है क्या लेनी है, मैं तो माइनस I3 लिख दूंगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए बेहतर ये है कि करंट डिफाइन कर लिया करें, बाद में तुमने 0 ही होना, तो फिर ये वाली देखिए, अब ये 0 होगा तो माइनस I3 खुद आ जाएगा, मैं वहां डायरेक्ट माइनस I3 लिखता तो आप सोच में पड़ जाते, ठीक है। तो अब बनेगी V नॉट की इक्वेशन, तो V नॉट किस इक्वल हो जाएगा 6k I3 माइनस 3, ठीक है। इक्वेशन के उस तरफ जाके V नॉट किसके इक्वल होगा 6k I3 माइनस 3, ठीक है। तो
तो I3 आप फाइंड कर लेंगे क्योंकि I3 की इक्वेशन है उसमें एक ही अननोन है, बाकी I1 तो I1 I2 तो आपको पता है, तो यहाँ से I3 आ जाएगा, इधर पुट करेंगे आपके पास V नॉट आ, ठीक है। तो KVL KCL जो हमने पढ़े हैं उनको फिर यूज भी करना है, सही है। तो ये देख रहे जिन्होंने V नॉट की इक्वेशन ठीक नहीं लिखी थी वो देख लें क्या करना है। दोनों मेथड ठीक है, आप I45 करें या I45 ना करें, लेकिन फिर आपको इस माइनस के साइन का पता होना चाहिए क्योंकि आप वोल्टेज ये अज्यूम करके लिख रहे हैं कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो I3 के साथ नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अगर उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो उससे करंट डिफाइन कर लें ओपन सर्किट में, उसको बाद में जीरो कर दें, तो आपके पास बनी बनाई इक्वेशन आ जाएगी, सही है। कोई क्वेश्चन? जी, ये जो आपने I1 डिफाइन किया है इसके डायरेक्शन हम अकॉर्डिंग टू जो हमें ले सकते हैं, मतलब ऑपोजिट भी ले सकते हैं उसमें, मतलब हाँ इसकी डायरेक्शन में यूं भी ले सकते हैं, इसी सेम इक्वेशन में यूं भी कह सकता था, फिर क्या होता, मैं लिखता I1 is 2 मिलियन, लेकिन फिर I3 की इक्वेशन में आपने ये चेंज करना है, ये प्लस प्लस करना, ठीक है, क्लियर? यस सर। सुपर नोड के कॉन्सेप्ट में क्या था कि दो नोड्स के दरमियान अगर वोल्टेज सोर्स आ जाए तो हम उसको सुपर नोड कहते थे और दोनों नोड्स की कॉमन इक्वेशन लिखते थे। सेम इसी तरह अगर दो मैश के दरमियान में करंट सोर्स आ जाए तो हम मैश करंट सोर्स को डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं, उसको हम सुपर मैश कहते हैं और दोनों मैश की कॉमन इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, वोल्टेज को डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन लिखते थे यूजिंग KVL, ठीक है, और फिर एक कॉमन इक्वेशन लिख लेते थे। इसको डिफाइन करने के लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वो यूजिंग KCL होगी, उसमें KVL यूज हुआ था, इधर KCL होगा और दोनों मैश की कॉमन इक्वेशन लिख लेंगे। करंट दो अलग अलग डिफाइन होंगे मैश में, ठीक है। करंट इसी तरह से डिफाइन होंगे जैसे हम करते हैं I1, I2 और I3, ठीक है। ये मैश करंट हमने डिफाइन कर दिए, नजर आ रहा है एटलीस्ट 3 इक्वेशन होनी चाहिए लीनियरली इंडिपेंडेंट इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो किन के दरमियान में बन रहा है, मैं सुपर मैश I2 और I3 के दरमियान। तो इस नोड पर अगर मैं KCL लगाऊं, इस नोड पे I2 इनकमिंग बन रहा है, I3 आउटगोइंग बन रहा है और 4 मिली एम्पीयर इनकमिंग बन रहा है, ऐसे ही है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि 4 मिली एम्पीयर इज इक्वल टू I3 माइनस I2 यूजिंग KCL। क्या होगा, -4 माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, -4 मिली माइनस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। तो क्या बन जाएगा, I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 4 मिली एम्पीयर, ठीक है। ये है KCL से, लेकिन इसके भी याद करने का तरीका क्या है, सोर्स के साथ जिस करंट की डायरेक्शन मैच कर रही है उसमें से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर, सोर्स के साथ किसकी डायरेक्शन मैच कर रही है, I3 में, I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 4 मिली एम्पीयर। अगर यहाँ कोई रेजिस्टर होता तो आप ये लिखते ना I3 माइनस I2 इज इक्वल टू I3 की इक्वेशन लिखते हुए, लेकिन क्योंकि सोर्स है आपने देखना है कि सोर्स की डायरेक्शन किसके साथ मैच कर रही है। तो I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 4 मिली एम्पीयर, सोर्स की डायरेक्शन उस तरफ होती,
तो आप लिख लेते हैं I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 4 मिलियन। या अगर आपने I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 4 मिलियन पेयर लिखना है तो फिर I2 माइनस I3 इज इक्वल टू माइनस 4 मिलियन पेयर लिखना है। ठीक है, यस सर, उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते। फिर आप लिखेंगे I2 माइनस I3 इज इक्वल टू माइनस 4 मिलियन पेयर। सही है, तो ये तो हमने इसको डिफाइन कर दिया इस ब्रांच को। सर ये सोर्स वाली बात हो रहा था, सोर्स ये डायरेक्शन वाली बात। देखें, इक्वेशन हमने केसीएल से लिखी, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, याद करने के लिए आप यूं कह रहे हैं कि जब भी आपने इक्वेशन लिखनी है जिस करंट की डायरेक्शन सोर्स की डायरेक्शन से मैच कर रही हो, I3 भी इस तरह फ्लो कर रहा है इसी डायरेक्शन में और सोर्स की भी डायरेक्शन ये है, तो I3 में से दूसरे वाला जो मैच का करंट है वो सब्ट्रैक्ट कर लिखेंगे I3 माइनस I2 इक्वल टू 4 मिलियन। बट ये आता कैसे है, केसीएल से। ठीक है, एक इक्वेशन होगी। अब दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम इन दोनों मैश की कॉमन इक्वेशन लिखेंगे, जिस तरह उसमें दोनों नोड की कॉमन इक्वेशन लिखते थे सुपर नोड। तो I2 और I3 की कॉमन इक्वेशन क्या होगी, -6 प्लस 1k I2 प्लस इधर आ जाए 2k I3 प्लस 2k I3 माइनस I1 प्लस 1k I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। आई समझ? दोनों मैच की बिल्कुल वैसी इक्वेशन लिखनी है जैसे हम मैश एनालिसिस में इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, बस इस ब्रांच को भूल जाए। ये क्या होगा, I2 माइनस I1 into 1k, I2 माइनस I1 -6 -6 1k I2 1k I2, इस पे आ जाए 2k I3 2k I3, ये क्या होगा 2k I3 माइनस I1 2k I3 माइनस I1। ठीक है, दोनों मैश की कॉमन इक्वेशन लिख ली। सही है, समझ में आ गई? दो इक्वेशन हो गई, कौन सा करंट रह गया, I1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू 2 मिलियन I1 नो। ठीक है, इंडिपेंडेंट ब्रांच में I1 लगा हुआ है। ठीक है, तो I1 कितना हुआ 2 मिलियन। अच्छा, अब आपने एक चीज याद रखनी है कि कभी भी ऐसा सर्किट नहीं आएगा जिसमें दो करंट सोर्स सीरीज में लगे हुए हो या दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लगे हो। कभी भी ऐसा सर्किट नहीं आएगा जिसमें दो करंट सोर्स आपस में सीरीज में हो या वोल्टेज सोर्स आपस में पैरेलल में हो। क्यों? वोल्टेज सेम होती है, करंट सीरीज में करंट सेम होता है, तो दो सोर्सेस अगर आ गए तो आप उस ऐड नहीं कर सकते, दोनों सोर्सेज हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि इसमें 2 मिली एम्पीयर फ्लो है। इसकी दूसरी रीजन ये है, वो हम खैर सुपरपोजिशन में भी डिस्कस करेंगे कि करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस हम इन्फिनिट कहते हैं। करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस को इन्फिनिट कहते हैं और वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, तो इसीलिए दो करंट सोर्स सीरीज में नहीं आ सकते कि एक करंट सोर्स दूसरे को इन्फिनिट रेजिस्टेंस देगा, करंट ही नहीं पास होगा। ये भी आप यूज कर सकते हैं। और वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कौन से वाले वोल्टेज लिखेंगे आप, 12 वोल्ट और 6 वोल्ट पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो आप वोल्टेज को 12 वोल्ट लेंगे या 6 वोल्ट लेंगे, नहीं आ सकते ये पैरेलल। ठीक है, क्यों? क्योंकि वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है 0, तो एक सोर्स दूसरे को 0 रेजिस्टेंस दे रहा होगा, शॉर्ट सर्किट बन रहा होगा। एक केस में ओपन सर्किट बन रहा है, दूसरे में शॉर्ट सर्किट बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी सर्किट नहीं आएगा जिसमें
ये सीरीज में हो, हाँ आपने कोई ऐसा लूप सेलेक्ट नहीं कर लेना जिसमें दो करंट सोर्स सीरीज में आए, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना, मींस आप ये वाला लूप लें अगर लूप एनालिसिस लिखते हुए, तो ये लूप आप नहीं ले सकते। क्यों? एक लूप में दो करंट सोर्स आ रहे, तो आप करंट कौन सा वाला लेंगे? समझ में आ रही है बात? ऐसा लूप कभी नहीं लेना जिसमें एक ही लूप में दो करंट सोर्स आ रहे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सुपर मैश। कोई क्वेश्चन सुपर मैश में? क्लियर है? अब ये आता किस तरह है? फॉर एग्जाम्पल ये करंट सोर्स है ना, हर वोल्टेज सोर्स का कोई करंट होता है, हर वोल्टेज सोर्स का कोई टोटल करंट होता है ना, इस तरह हर करंट के क्रॉस कुछ वोल्टेज भी होती है, ठीक है। हर वोल्टेज सोर्स का कोई टोटल करंट होता है, I = V over R से आप फाइंड कर लेते हैं। तो अगर करंट सोर्स लगा हुआ है तो V = I into R से आप उस सोर्स की वोल्टेज भी तो फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से हम कह देते हैं कि इसकी वोल्टेज है VS, इसकी वोल्टेज क्या है? VS। KVL की इक्वेशन में दोनों लूप की अलग अलग इक्वेशन लिख लें, I2 और I3 की इक्वेशन लिखें, क्या बनेगी? 1K I2 minus I1 minus 6 plus 1K I2 plus VS equal to 0। दूसरे वाली लूप की इक्वेशन लिखें, 2K I3 plus 2K I3 minus I1 minus VS equal to 0। इनको ऐड कर लें, ये जो इक्वेशन बनती है वो ये वाली। एक्चुअली ये हुआ, ठीक है, एक्चुअली ये हुआ। नोडल में भी एक्चुअली ऐसा ही केस बना हुआ, ठीक है। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि दोनों की कॉमन इक्वेशन लिखी। एक्चुअली हमने दोनों की अलग अलग इक्वेशन लिखी थी और उन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, वोल्टेज सोर्स से कैंसिल, ठीक है। यही सेम नोडल में होता है। वो आप अब जरा सोच के करके देखिएगा कि जो हम नोड में कॉमन इक्वेशन लिखते हैं उसके बैक एंड पे भी यही लॉजिक है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। मैश का जैसे हम सुपर नोड अवॉइड कर सकते थे, हम क्या करते हैं, सुपर नोड अगर नहीं लिखना चाह रहे तो रेफरेंस नोड को चेंज करते हैं, रेफरेंस नोड को चेंज कर देते, सुपर नोड अवॉइड कर देते, ठीक है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। इसी तरह आप सुपर मैश भी अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस केस में I0 किसके इक्वल होगा? इस केस में I0 किसके इक्वल होगा? ठीक है। दो करंट बात कर रहे हैं कि KCL से I3 minus I1 ही I0 की डायरेक्शन किसे मैच कर? I1 I1 minus I3, ये यहाँ पर KCL है। आउटगोइंग I1 है, इनकमिंग I3 है, इनकमिंग I0, ये चीज सही है। इस केस में हो गया I1 minus I3। लेट्स से आप चाहते हैं कि सुपर मैश ना आए, आप अवॉइड करना चाहते हैं, उसके लिए मैश एनालिसिस में सुपर मैश अवॉइड नहीं हो सकता। उसके लिए फिर आपको लूप करंट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप करंट ऐसा डिफाइन ही ना करें जिसमें दो के दरमियान में करंट सोर्स आ जाए, ठीक है। तो अब इन दो के दरमियान में करंट सोर्स आ रहा है I3 और I2 के। तो अगर मैं I2 या I3 का पाथ चेंज कर दूं कि वो इस सोर्स में से पास ना करे तो सुपर मैश अवॉइड हो जाए, ऐसे ही है। तो किसको चेंज करूं? मैं कहता हूं I2 आउटर लूप
तो अब क्या चीज है? Now I1 is equal to 2 milliampere. अच्छा एक प्रॉब्लम होगी, आपने ऐसी ब्रांच चूज नहीं करनी। अब हुआ क्या है, इसको अवॉइड किया, इसमें से दो करंट पास हो गए। कभी भी करंट सोर्स में जब सुपर मैश अवॉइड करना चाह रहे हैं तो ये सिनेरियो नहीं बनाना कि अभी जो मैं बात कर रहा था, दो करंट से ठीक है, तो वो वही वाली बात आ गई जिसको चीज को हमने अवॉइड किया। तो हम इसका पाथ थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं I2 ऐसे होगा, ठीक है। अब इस वाले पाथ में करंट सोर्स नहीं आ रहा, ठीक है। आप हम लिख सकते हैं I1 फिर, ठीक है। I3 is equal to 4 milliampere। अब I3 4 milliampere हो गया, क्यों? क्योंकि I3 के लूप में सोर्स आ रहा है और उस सोर्स में से कोई और करंट पास नहीं कर रहा। तो अगर किसी लूप में करंट सोर्स आ रहा हो तो हमें उसका करंट फाइंड करने की जरूरत नहीं। तो अब I3 का जो लूप है वो उसमें करंट सोर्स आ रहा है, तो हम सीधा लिख सकते हैं I3 is equal to 4 milliampere, ठीक है। सुपर मैश का बना था जब इसमें से दो करंट पास हो रहे थे, अब वो केस नहीं। अब किसकी इक्वेशन रह गई? I2 की। तो I2 की इक्वेशन क्या बनेगी? -6 प्लस 1k I2 प्लस 2k I2 प्लस I3 प्लस 2k I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस 1k I2 माइनस I1 इज इक्वल टू, सही है। तो ये हमने क्या किया, लूप एनालिसिस की वजह से सुपर मैश हमने अवॉइड कर दिया। हमने लूप एनालिसिस की अलग से इक्वेशन लिखी, ठीक है। तो हमने करंट इस तरह से डिफाइन कर दिए कि दो लूप के दरमियान में वो करंट सोर्स कॉमन ना बने, ठीक है। तो उससे फायदा क्या हुआ, I1 भी नोन हो गया, I3 भी नोन हो गया। I2 की थोड़ी बड़ी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, लेकिन स्टिल उसमें एक ही आना होगा और वो है I2, सही है। तो इस केस में I0 किसके इक्वल हो जाएगा? ऐसा ही, यस सर। जी कोई क्वेश्चन समझ में आ रही है ना? लेकिन सुपर मैश वाला मेथड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि लूप करंट्स लेने से भी किसी और में दो लूप या मैश में करंट सोर्स कॉमन आते हैं, तो फिर आपको वो मेथड आना चाहिए, सही है। लेकिन अगर एक करंट सोर्स है या इस तरह टाइप का सिनेरियो बन रहा है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, जो भी आपको आसान लगता है उसको आप यूज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? सही है। V नॉट फाइंड करने के लिए मतलब ये आपकी बुक की असेसमेंट है, उससे थोड़ा मैंने सेपरेट चेंज कर दिया। अगेन दो तरीके हैं आपके पास, और
एक क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड वी नॉट यूजिंग लूप एनालिसिस, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड वी नॉट यूजिंग मैश एनालिसिस। तो मतलब आपको समझ आ गया क्या करना है आपको? एक तो आपने मैश एनालिसिस लगाना है और सुपर मैश से कर देना। दूसरा वाला है जो मैंने आपको तरीका बताया कि जब आप लूप एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है मैश ऐसा करंट डिफाइन कर देंगे जिसमें करंट सोर्स कॉमन आ जाए। तो आप अगर लूप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप सुपर मैश को अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली वो आपसे यही चाह रहा है कि दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन बुक में यहाँ पर 8 वोल्ट है, यहाँ पे 3 मिली एम्पीयर है, लेकिन इंटेंशनली मैंने यहाँ 3 मिली एम्पीयर लगाया क्योंकि करंट सोर्स के सीरीज में जब कोई रेजिस्टेंस आ जाए और आप सुपर मैश लगा रहे हो तो फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या करें। ठीक है, सबसे पहले हम सुपर मैश से इसको सॉल्व करते हैं। हमने ले लिया I1 I2 एंड I3। I1 की इक्वेशन क्या बनेगी? 5k I1 प्लस 8 प्लस 3k I1 माइनस I3 इसको हम क्या कह रहे हैं? VS कह रहे हैं। ठीक है, यस VS कह रहे हैं। 3k I1 माइनस I3 प्लस VS माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये बनेगी सही। दूसरी इक्वेशन बनी I3 माइनस VS प्लस 3k I3 माइनस I1 प्लस 6k I3 माइनस I2 प्लस 6k I3 V नॉट को आपने मिला। ठीक है, क्योंकि सोर्स वोल्टेज हमने जो चीजें खुद से डिफाइन की हो ना, कोशिश किया करें इक्वेशन में वही लिखें। जो चीजें आप डिफाइन करनी हो फिलहाल उनको इक्वेशन में ना लिखा करें। जब आपकी करंट्स आ जाए उसके बाद आप उनको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ V नॉट लिख के भी इक्वेशन ठीक रहेगी, लेकिन आप फिर कुछ देर बाद रियलाइज करेंगे कि इसको 6k I3 लिख दे तो बेहतर था, क्योंकि एक अननोन आपने बढ़ा दिया। ठीक है, सर I1 और I3 को हमने 3 मिली एम्पीयर क्यों नहीं लिखा? I1 और I3 को 3 मिली एम्पीयर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये दो मैश के दरमियान में कॉमन है ना, तो ये सुपर मैश वाला मेथड लगेगा। देखिए हम मैंने कहते हैं अभी दो मैश के दरमियान में करंट सोर्स कॉमन आ जाए तो हमेशा सुपर मैश वाला मेथड लगेगा। ये मैं सुपर मैश ही लगा रहा हूं। अभी इसकी रीजन बताता हूं कि अलग अलग इक्वेशन क्यों लिखी। ठीक है, और एक मैं लिख सकता हूं यूजिंग KCL I3 3 मिली एम्पीयर इज इक्वल टू I3 माइनस I1 लिख सकता हूं। इधर अगर मैं KCL लगाऊं 3 मिली एम्पीयर इज इक्वल टू I3 माइनस I1। सही है। अब इन इक्वेशंस को अगर आप ऐड करें फर्स्ट टू इक्वेशंस को अगर आप ऐड करें तो आप देखेंगे एक तो VS कैंसिल हो जाता है ना। अगर आप इनको ऐड करें एक VS कैंसिल हो जाता है और एक ये भी कैंसिल। यस सर, ऐसे ही है। ये 3k I1 माइनस I3 है, ये 3k I3 माइनस I1। जब इसको I1 माइनस I3 की फॉर्म में लाएंगे तो ये माइनस 3k I1 माइनस I3 हो जाएगा। ऐसे ही है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। पीछे इक्वेशन कौन सी रही? 5k I1 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 6k I3 माइनस I2 प्लस 6k I3 is equal to 0।
ये बेसिकली वो इक्वेशन थी जो हमने दोनों लूप की कॉमन लिखनी थी, ठीक है। लेकिन जब सिर्फ करंट सोर्स कॉमन हो तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ये लिख लेते हैं, लेकिन अगर भी साथ उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आ जाए तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या करते हैं, इसको भी नहीं लिखना होता, ठीक है। करंट सोर्स के सीरीज में चाहे एक रेजिस्टेंस है चाहे 3 रेजिस्टेंस है, उसको आप भूल जाएं। इस ब्रांच का करंट हम डिफाइन कर चुके हैं यूजिंग केसीएल, ठीक है। इसमें से 3 मिली एम्पेयर है, तो अगर 3 के इसके सीरीज में है तो उसमें से भी तो 3 मिली एम्पेयर ही गुजर रहा है ना, सही है। और ये कैंसिल क्यों होता है, ये उसकी रीजन, एक दफा पॉजिटिव के साइन के साथ आएगा मैश एनालिसिस में, एक दफा नेगेटिव के साइन के साथ आएगा। तो जब आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोर्स कैंसिल हो जाता है, सही है। तो ये बचती है कॉमन इक्वेशन। अब ये वही इक्वेशन है जो आप इस ब्रांच को छोड़ के इन लूप्स की कॉमन इक्वेशन लिखें, इसको छोड़ के बाकी दोनों मैश की कॉमन इक्वेशन लिखें, ये चीज बनी, ठीक है। यही कहा था ना हमने सुपर मैश में कि करंट सोर्स को छोड़ दें, बाकी मैश की इक्वेशन कॉमन लिखें, ठीक है। तो अगर उसके सीरीज में, करंट सोर्स के सीरीज में कोई रेजिस्टर भी लगा हुआ है तो उसको भी आपने छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि उसने भी कैंसिल नहीं होना, सही है, समझ में आ गई। एक्चुअली ये दो इक्वेशन लिखनी है आपने डायरेक्ट, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको बताऊं कि इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल आप लिख भी देते हैं तो इन दी एंड वो इसी इक्वेशन में आपने एक दफा लिख दिया 3k i1 minus i3 प्लस 3k i3 minus i1, इस इक्वेशन में ऐड करते हैं 3k i1 minus i3 प्लस 3k i3 minus i1, इसमें कैंसिल हो जाएंगे अगर आपने वहां नहीं किया, ठीक है। लिखेंगे तो दोनों करंट्स की बारी ना, तो करंट सोर्स के सीरीज में अगर रेजिस्टर हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है सुपर मैश। तो तीसरा करंट कौन सा रहेगा, i2 की इक्वेशन क्या बनेगी, -8 प्लस 4k i2 -12 प्लस 6k i2 minus i3 इक्वल टू 0, ठीक है। फाइन हमने क्या करना है, v0 किसके इक्वल है, 6k i3, ठीक है। कोई क्वेश्चन यहाँ तक इस चीज की समझ आ गई। अच्छा, सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को इक्वेशन लिखने का कहा था, तो आपने करंट सोर्स को बीच में लिख दिया था। ये बताए जाने के बावजूद बार बार 2 मिली एम्पेयर या 4 मिली एम्पेयर से इक्वेशन स्टार्ट कर देते हैं स्टूडेंट। उसकी वजह सिर्फ एक है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। पेपर से 3 दिन पहले जब तैयारी करेंगे तो फिर केवीएल की इक्वेशन में करंट आएंगे और केसीएल की इक्वेशन में वोल्टेजेस आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। एक हो गया ये मैश एनालिसिस। अब इसी को अगर हम लूप एनालिसिस से करें तो हम ये करंट इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वो करंट सोर्स 2 लूप्स के दरमियान में कॉमन ना हो। रात को जल्दी सो जाया करें खुदा के लिए, ठीक है। यहाँ के सोने से बेहतर है